मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त संदीप भट्ट और मैं हूँ बबीता, हाजिर हूँ आपके फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। आज के एपिसोड में हम इतिहास के पन्नों में दर्ज वो घटना लेकर आए हैं जिसने दुनिया की हर औरत का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। आज ही के दिन सन 1963 को पहली महिला ने अंतरिक्ष में कदम रखा था और उस महिला का नाम था वैलेंटीना व्लादिमीरोवना तेरेश्कोवा। 5 फीट 7 इंच लंबी टेक्सटाइल मिल में काम करने वाली वैलेंटीना के लिए स्पेस में जाना तो बहुत बड़ी बात, उसके बारे में शायद ही उसने कभी सोचा हो। जाहिर सी बात है कि एक सिविलियन के लिए स्पेस में जाना इतना आसान न था। जब रूस स्पेस रिसर्च सेंटर ने किसी महिला को स्पेस में भेजने के बारे में सोचा तो उसके लिए कई लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से पैराशूटिंग की शौकीन वैलेंटीना भी एक थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वैलेंटीना का स्पेस जाने का सपना सच होना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके लिए 400 से ज्यादा एप्लीकेंट्स को पछाड़ना था। लेकिन अपनी धुन के पक्के लोगों के लिए अपनी मंजिल मायने रखती है, रास्ते में आने वाली रुकावटें नहीं। और अपने रास्ते की रुकावटों को पार करती वैलेंटीना आखिरकार वोस्तोक के 5 फाइनलिस्ट पायलट्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। तुम्हें पता है संदीप, वैलेंटीना पहली ऐसी इंसान थी जिसे रशियन एयरफोर्स की तरफ से ऑनररी पायलट के पद से सम्मानित भी किया गया था। और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने के कारण वैलेंटीना को काफी तैयारी करनी पड़ी, जिसमें मुश्किल ट्रेनिंग के साथ साथ स्पेस में फीमेल बॉडी में पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी लेना भी शामिल था। इतनी सारी तैयारी के बाद वो दिन भी आ गया जब पहली महिला ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया। I'm in good spirits because I'm meeting with my friends today, those who were in training with me. Our first women's crew included 5 people who passed the medical selection board in 1961. We began our preparation at the beginning of 1962. The requirements were really strict. We were locked inside to study theory all day long. Our practice included studying the spacecraft, flying on airplanes, and parachute jumping, even though we had done parachuting before, except for one lady. Our women are in training now. They are working towards it. Our space industry has many excellent women experts who would be able to work successfully on board of the International Space Station. But not everything is up to us. However, I believe our women will fly to space again. स्पेस में अपने 3 दिन के मिशन में वैलेंटीना पर कई टेस्ट किए गए, ये जानने के लिए कि स्पेस के एनवायरनमेंट का असर औरतों के शरीर पर कैसा पड़ता है। वैसे संदीप, जब उनको स्पेस मिशन के लिए चुना गया उस वक्त देखते ही देखते इस आम रूसी औरत की पूरी दुनिया के अखबारों में चर्चा हो गई। बिल्कुल चर्चा हो गई और वो पूरी दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बन गई। और जब वो वापस धरती पर आई तो उनका स्वागत नेशनल हीरो की तरह किया गया। क्या बात है। पहली फीमेल कॉस्मोनॉट बनने के बाद वैलेंटीना ने राजनीति में कदम रखा और आज वो रूस की राजनीति का एक मजबूत नाम है। हमारी तरफ से इस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को हमारा सलाम। दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और संदीप ना अभी तक स्पेस की दुनिया से बाहर नहीं निकले हैं। संदीप, आप स्पेस की दुनिया से बाहर निकल चुके हैं? बस मेरा रॉकेट आ जाए, मैं वापस ही आ रहा हूँ। चलिए भाई संदीप, हमने आज का इवेंट तो अपने दोस्तों को बता दिया। अब पता है कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं? किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। भाई, इस स्टार को कौन नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गौरांग चक्रवर्ती की।
गौरांग चक्रवर्ती? जी हाँ, गौरांग चक्रवर्ती मतलब हमारे डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की। और आज है मिथुन चक्रवर्ती का बर्थडे। और आज उनके बर्थडे पर उनके फैंस को रूबरू करवाने जा रहे हैं हम मिथुन दा की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से। तो शुरू करते हैं मिथुन दा की जिंदगी का सफर। दोस्तों, 16 जून को बंगाल में इनका जन्म हुआ और बहुत ही साधारण परिवार में सुपरस्टार ने अपनी आंखें खोली। और लिसनर्स को ये सुनकर काफी हैरानी होगी कि बचपन में मिथुन दा एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो तो कुछ और ही बनना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और इसलिए वो कुछ और नहीं बल्कि एक्टर बन गए। लेकिन दोस्तों, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर इस मुश्किल सफर में उनका साथी बना उनका कला के प्रति प्यार। और उनका यही प्रेम उन्हें लेकर आया FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। FTII में मिथुन को अपने हुनर को तराशने का तो भरपूर मौका मिला, लेकिन उनकी आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें काफी मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ा। लेकिन हमारे मिथुन दा तो मिथुन दा ही हैं। उन्होंने अपनी मुश्किलों को अपनी फिल्मों के विलन की तरह ढिशुम ढिशुम करके धूल चटा दी। बहुत सही। लेकिन संदीप, तुम्हें पता है हाँ। वो अपना खर्चा कैसे चलाते थे? कैसे? अपने हॉस्टल के लड़कों के लिए खाना बनाकर, और इसके साथ साथ वो दीवारों पर पोस्टर लगाने का काम भी करते थे। और एक बार का एक किस्सा है, मैं तुम्हें बताती हूँ। किस्सा कुछ यूँ है कि एक बार मिथुन अपने बेटे के साथ बॉम्बे के एक 5 स्टार होटल के टेरेस पर शहर का नजारा देख रहे थे। तभी उन्होंने एक जगह को देखा और वो जगह उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लगी। और जब वो उस जगह पर गए तो उन्होंने देखा कि ये तो वही जगह है जहाँ वो पोस्टर लगाते थे। और तब पता है दोस्तों, उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुम्हें इस 5 स्टार होटल की छत पर पहुँचने में कितना समय लगा? तो उसने बोला सिर्फ 20 मिनट। तभी मिथुन ने कहा, मुझे 20 साल लग गए। काफी लंबा अरसा। सोच के देखिए, 20 साल। वैसे मिथुन की कामयाबी के सफर पर हम अपने लिसनर्स को थोड़ी देर में ले चलेंगे, लेकिन अभी ना मैं एक और मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ। और किस्सा कुछ यूँ है कि हमारे शक्ति कपूर जी जो हैं वो मिथुन दा के जूनियर थे। और एक बार अपने खलनायक की फितरत के चलते उन्होंने मिथुन दा को शराब ऑफर कर दी। फिर क्या था, दादा को ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने जो सबक शक्ति कपूर को सिखाया, अब हम क्या बताएं। खैर, आप कुछ ना बताएं, मजाक की बात तो अलग है दोस्तों। पर आपको हम ये बता दें कि ये लंबे से सांवले से मिथुन चक्रवर्ती को FTII में बहुत कम ही लीड रोल के लिए लिया जाता था। लेकिन अपनी एक्टिंग को लेकर दीवानेपन के चलते उन्होंने कभी रोल के लेंथ की नहीं, बल्कि अपने किरदार पर ध्यान दिया। और सबसे मजेदार अगर बात मैं आपको बताऊं तो वो अपने डायलॉग्स पूरे कैंपस में नाच नाच कर याद करते थे। क्या बात है। नाचते नाचते वो आगे चलकर हिंदी फिल्मों के डांसिंग सुपरस्टार बन गए। लेकिन बबीता, उनके डांसिंग स्टार बनने की बात करने से पहले उनके फिल्मी करियर की शुरुआत की बात कर लें। हाँ, क्यों नहीं। तो दोस्तों, मिथुन को सबसे पहले फिल्मी पर्दे पर आने का मौका दिया बंगाल के लेजेंडरी फिल्म मेकर मृणाल सेन ने उनकी फिल्म मृग्या में, जो कि 1976 में रिलीज हुई। और उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से वो कमाल कर दिखाया जो कि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इस साधारण से दिखने वाले नए नवेले एक्टर ने अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। तो क्यों ना मिथुन की इस पहली फिल्म का ये डायलॉग अपने लिसनर्स को सुना दिया जाए। तुम अभी अभी बता रहे थे कि तुमने गोविंद सरदार को मारा है ना? हाँ, मारा है। लेकिन क्यों मारा है? वहां वो जो लड़की बैठी हुई ना, वो मेरी बहू। उससे पूछ। उसके पास जो बैठा हुआ है वो मेरा बापू है। उससे पूछ क्यों मारा है। वहां हमारे गांव वाले बैठे हुए हैं, उनसे पूछ क्यों मारा है। दोस्तों, इस फिल्म ने मिथुन के अंदर के एक्टर को तो संतुष्ट कर दिया था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी थी मिथुन के करियर में। और वो कमी थी नाम की, शोहरत की और पैसे की।
यानी कि कमर्शियल सक्सेस की। और उनकी इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया, जहां शुरू में उनके लिए बॉलीवुड में पैर जमाना आसान बिल्कुल भी नहीं था। और जब उन्हें अपने पैर जमाने का मौका मिला तो उन्होंने हर किसी को पीछे छोड़ दिया। और साल 1982 फिल्म डिस्को डांसर, वो फिल्म जिसने बंगाल के इस एक्टर को स्टारडम दिया, वही बॉलीवुड को एक नया डांसिंग सुपरस्टार भी। Will you sing with me? Say D. D. Say I. Say S. C. O. I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। Go! I am a disco dancer. Hey! I am a disco dancer. डिस्को डांसर के बाद मिथुन ने कसम पैदा करने वाले की डांस डांस, घर एक मंदिर, प्यार झुकता नहीं जैसी सुपर हिट कमर्शियल फिल्म्स देकर बॉलीवुड के लीडिंग स्टार्स के बीच में शुमार होने लगे थे। और पता है संदीप, जहाँ तक एक तरफ मिथुन बॉक्स ऑफिस पर अपने झंडे गाड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अवार्ड्स की लाइन भी लगा रहे थे। हाँ, वैसे उनकी अवार्ड की बात करें उसके पहले मिथुन दा की फिल्म की एक झलक हो जाए लिसनर्स के लिए। बिल्कुल हो जाए। है कोई जो मेरे सामने आए, मेरे साथ नाचे गाए, इस तरह के मैं अपने पैरों पे रुकने न पाऊं, हार जाऊं, तो उसे ये 500 रुपए इनाम में मिलेंगे। क्या बात है। वैसे मिथुन को 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। पहली बार मृग्या के लिए 1976 में, इसके बाद 1996 में ताहेदर कथा के लिए और 1998 में स्वामी विवेकानंद के लिए। वैसे संदीप, मुझे लगता है जितनी वैरायटी मिथुन दा ने अपनी एक्टिंग में दी है ना, वो शायद ही किसी एक्टर ने दी होगी। कमर्शियल फिल्मों से आर्ट फिल्म्स तक, लीड रोल से कैरेक्टर रोल्स तक, हीरो से विलन तक। स्वतंत्र समाचार है ये, द इंडिपेंडेंट। इसी अखबार ने अंग्रेजों को खदेड़ा है, डरा नहीं किसी से, विचारों और उसूलों की लड़ाई लड़ी है, लेकिन बिका नहीं। 1 महीना मैं बाहर क्या गया और आप लोगों ने बेच डाला, पीठ में छुरा भोंका है। 1 महीने में आप लोगों ने इस अखबार को गुरु का सफारी सूट पहना दिया। जी? ये किसने दिया? गुरु ने। जी। उतारो इसे, उतारो। अरे मैं कहता हूं इसे उतारो। इसे भी, और दोनों को उठा के डस्टबिन में फेंक दो। एडिटर साहब, सुना है आपने नई गाड़ी ली है? लज्जा पेलो ना, आतोटुको लज्जा पेलो ना। क्षमा मांगनी होगी देश से। फिल्मों के साथ साथ मिथुन दा ने टीवी पर भी खूब धमाल मचाया, और वो एक डांस शो में जज के तौर पर भी नजर आए। तो बबीता, आज मिथुन दा को उनके जन्मदिन पर उन्हीं के अंदाज में बर्थडे विश किया जाए। तो हैप्पी बर्थडे मिथुन दा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। Born to be remembered. Born to be remembered. फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप, मेरे साथ हैं बबीता। और अब बात एक ऐसी महिला की जिसने अपने दृढ़ विश्वास और हौसले से कुछ ऐसा कर दिखाया कि उन्हें अपने क्षेत्र का सबसे ऊंचा सम्मान मिला। हम बात कर रहे हैं बारबरा मैक्लिंटॉक की। 16 जून 1902 को अमेरिका के एक फिजिशियन के घर पर बारबरा का जन्म हुआ। साइटोजेनेटिसिस्ट्स की दुनिया में अपनी रिसर्च से कई रास्ते उन्होंने खोल दिए। क्या क्या क्या? साइटोजेनेटिसिस्ट्स?
हाँ अब मैं कोई साइंस की स्टूडेंट तो हूँ नहीं, तो मैं साइटोजेनेटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है हर लिविंग बीइंग की बॉडी सेल से बनी होती है और उन्हीं सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। वैसे आपको पता है संदीप, बॉटनी से इन्होंने पीएचडी की और इस साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स से जुड़ी इतनी बड़ी खोज किसी इंसान पर नहीं बल्कि मक्के पर की थी। क्या बात है, यानी कि उन्होंने खोज ये की कि मक्के के रिप्रोडक्शन के टाइम पर किस तरह से उसके गुण उसकी आने वाली अगली फसल पर जाते हैं। पहचान गए तुम, और सही पहचाना तुमने। उनकी इस खोज ने जेनेटिक्स की दुनिया में हलचल मचा दी। और उनकी इस खोज का अहम हिस्सा था उनका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जैसी थियरीज देना और साथ ही साथ जेनेटिक मैप्स देना। हालांकि ये थियरीज और मैप्स सिर्फ मक्के के लिए ही थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी सेल्स और जीन्स की गुत्थियों को सुलझाने के लिए। अब इतनी बड़ी खोज करने वाली वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज जैसा सम्मान मिलना तो लाजमी ही था। हाँ वो तो है, पर क्या तुम्हें पता है कि जब 1983 में इन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था तो उस वक्त ये इकलौती ऐसी फीमेल साइंटिस्ट थी जिन्हें ये अवार्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ा था। क्या बात है। तो दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में अपना अमूल्य योगदान देने वाली इस महान वैज्ञानिक को उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से सलाम। वेल संदीप, साइंस की बातें तो बहुत सारी हो गई बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में, और हम अवार्ड्स की बात भी कर रहे थे, है ना? तो अवार्ड से हमें याद आया कि हम अपने प्रोग्राम में जिस अगली शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो लिटरेचर की दुनिया के बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड कहे जाने वाले पुलित्जर प्राइज के फाइनलिस्ट रहे 2010 में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेमस प्लेराइट राजीव जोसेफ की, जिनका आज जन्मदिन है। 16 जून 1974 को यूरोपियन माँ और इंडियन पिता की संतान राजीव जोसेफ का जन्म अमेरिका के ओहायो में हुआ। क्रिएटिव राइटिंग में बीए और ड्रामेटिक राइटिंग में मास्टर्स करने के बाद राजीव ने राइटर के तौर पर शुरुआत नहीं की, बल्कि पीस कॉर्प्स में भर्ती हो गए और दुनिया भर में शांति और अमन का संदेश देने लगे। जी हाँ, पीस कॉर्प्स का काम ही होता है मुश्किल जगहों पर जाकर वहाँ पर लोगों की मदद करना और अमन कायम करना। और इस नोबल जॉब के दौरान ही उन्हें सेनेगल जाने का मौका मिला और यहाँ से शुरू हुआ उनके लेखक बनने का सफर। इन सब के बारे में राजीव कहते हैं, Being in Senegal more than anything else in my life made me into a writer. इसके बाद राजीव की कलम से निकले कुछ ऐसे नाटक जो कि फिल्मों की तरह पॉपुलर होने लगे, जैसे कि एनिमल्स आउट ऑफ पेपर, ग्रूसम प्लेग्राउंड इंजरीज, द नॉर्थ पोल, और इन सारे प्लेस को अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट थिएटर ग्रुप्स ने दुनिया भर में कई प्रेस्टिजियस थिएटर्स में परफॉर्म किया था। लेकिन संदीप, हम वो अहम नाटक तो भूल ही गए। और वो नाटक था बंगाल टाइगर एट द बगदाद जू। तो इस नाटक के कुछ अंश अपने लिसनर्स को सुनवाए जाए। लेकिन इससे पहले राजीव जोसेफ को उनके 39वें जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई। Knock knock. Who's there? Operation Iraqi Freedom. Operation Iraqi Freedom who? Operation Iraqi Freedom. All my life I've been... My pure existence causes destruction. Seriously, Habib, are you going crazy on me here now? Do I need to shoot you? It's alarming, this life. I didn't want to do it. No. Tigers are rapists. All of us. Unabashed. So why am I still kicking around? Why me? अब हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी फिल्मों की गोल्डन एरा के कुछ यादगार गाने। जी हाँ, गाने, और उनको बनाने वाले एक ऐसे महान संगीतकार और गायक जिनकी आज जयंती है। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मखमली आवाज के मालिक और दिल को ठंडक पहुंचाने वाली धुनें बनाने में माहिर हेमंत कुमार मुखोपाध्याय, जिन्हें हम सब हेमंत कुमार के नाम से भी जानते हैं।
आज ही के दिन 1920 को हेमंत कुमार का जन्म वाराणसी के एक बांग्ला परिवार में हुआ। पढ़ाई में ठीक ठाक हेमंत कुमार को उनके माता पिता इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन हेमंत का मन तो अपने स्कूल के दिनों से ही कला से जुड़ चुका था। वैसे तुम्हें पता है कि शुरू में हेमंत कुमार की रुचि संगीत से ज्यादा कहानियां लिखने में थी। लेकिन उनके घर वालों ने बेटे के इस कहानी लिखने को सिर्फ एक शौक ही समझा और स्कूल खत्म होते ही उनका दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया गया। और उस वक्त हेमंत कुमार लिखने के साथ साथ संगीत में भी इतना समा गए थे कि इंजीनियरिंग जैसी टेक्निकल फील्ड उन्हें बिल्कुल भी रास न आई और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आ गए। जाहिर सी बात है, माँ बाप ने हेमंत कुमार के इस फैसले का बहुत विरोध किया, लेकिन आखिरकार उन्हें उनके बेटे के फैसले के आगे झुकना ही पड़ा। और अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कुछ दिन बंगाल की जानी मानी मैगजीन देश में बतौर स्टोरी राइटर भी काम किया। उम्र के साथ साथ उनका झुकाव संगीत की तरफ ज्यादा होने लगा और उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया ऑल इंडिया रेडियो के लिए। इसके बाद हेमंत कुमार ने फिल्म संगीत की दुनिया में कदम रखने से पहले अपने खुद के नॉन फिल्मी गाने रिकॉर्ड भी किए। सच में अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, वो तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम बात कर रहे थे गायक हेमंत कुमार की, क्योंकि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में सिर्फ गाने गाए थे, कंपोज नहीं किए थे। हाँ, और उनका पहला बांग्ला फिल्मी गाना था 1941 में आई फिल्म निमाई संन्यास के लिए और पहला हिंदी फिल्मी गाना था 1944 में आई फिल्म इरादा के लिए। हेमंत कुमार की मखमली आवाज की रूहानियत ने जल्दी ही लोगों को अपना प्रशंसक बना लिया, लेकिन अभी उनके संगीत का जादू लोगों पर चलना बाकी था और उनका बतौर संगीतकार जादुई सफर शुरू हुआ बांग्ला फिल्म अभियात्री से। इसके बाद बांग्ला फिल्मों के साथ हेमंत कुमार ने कई हिंदी फिल्मों के यादगार गीतों को अपनी धुनों में पिरोया। तो हेमंत कुमार की कंपोजिशन खुद हेमंत कुमार की आवाज में आप सबके लिए। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया। वैसे इस महान गायक संगीतकार हेमंत कुमार के बारे में एक बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं और वो ये कि फिल्मों के अलावा थिएटर में भी वो एक्टिव रहे थे और इप्टा जैसे थिएटर ग्रुप को एस्टैब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक सच्चे कलाकार की तरह हेमंत कुमार ताउम्र कला की सेवा में समर्पित रहे और अपने फैंस के लिए कई फिल्मी और नॉन फिल्मी गानों का तोहफा देते रहे। साल 1989 को हेमंत एक अवार्ड फंक्शन के लिए ढाका गए और वहां एक कॉन्सर्ट करने के ठीक बाद ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और कला का ये पुजारी हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। लेकिन आज भी ये महान कलाकार हर कला प्रेमी के मन में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। हमारी तरफ से हेमंत कुमार को शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतने प्यारे प्यारे गीतों और अपनी प्यारी आवाज से नवाजा। ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम, होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम, मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है।
सच कहूँ संदीप, मेरा दिल कह रहा है कि इसी तरह हेमंत कुमार की आवाज का जादू रहे और आज का ये प्रोग्राम इतनी जल्दी खत्म ना हो। लेकिन बबीता, हमारा आज का सफर जो है वो बस यहीं तक था। अब कल आएंगे कुछ और दुनिया भर के मशहूर लोगों के हौसलों की कहानियों को लेकर। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,